एक तो भारत के वजीर दिफा ने जो बयान दिया कि कांटे को कांटे से निकालना चाहिए, तो ये कांटा अब भारत के अपने हलक में फंस रहा है। और इसके अलावा बात करेंगे कि सबीन महमूद के कत्ल पर हमारी इंटेलेक्चुअल एलीट ने जो फौरन इल्जाम धर दिया था बगैर तहकीक के मुल्की इदारों पर, अब हकीकत सामने आई है, तो क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए या रिग्रेट नहीं करना चाहिए? इन दोनों इश्यूज पर बात होगी शाहिद लतीफ साहब से। आज है 28 मई, यौम तकबीर। आज से ठीक 17 साल पहले पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। उस वक्त भी मुल्क में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और आज भी। उस वक्त भी भारत में बीजेपी की हुकूमत थी और आज भी। 17 सालों से यौम तकबीर बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। इन 17 सालों में पाकिस्तान ने अपने एटमी असासों के खिलाफ बहुत से प्रोपेगेंडे सुने जो अब तक जारी हैं। अभी कुछ रोज पहले गैर मुल्की मीडिया ने एक बेबुनियाद और झूठी खबर शाया कर दी कि ISIS या दाइश पाकिस्तान से एटमी हथियार खरीद सकती है। इसके अलावा इन 17 सालों में पाकिस्तान ने एटमी ताकत का मुअस्सर सिविल इस्तेमाल नहीं किया। एटमी ताकत से बिजली बनाई जा सकती है जिससे मुल्क में जारी बिजली का बहरान खत्म हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान मुकम्मल बिजली की पैदावार का सिर्फ 4.7% एटमी ताकत से हासिल करता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज 28 मई के दिन कुछ सवालों के जवाब हासिल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो बन गया, लेकिन महफूज रियासत बन सका? पाकिस्तान की एटमी ताकत का सिविल इस्तेमाल कितना मुअस्सर किया गया? पाकिस्तान के एटमी असासे गैर महफूज होने का दुश्मन के प्रोपेगेंडे का कितना मुअस्सर जवाब दिया गया? पाकिस्तान की एटमी ताकत को बिजली की पैदावार में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? एटमी ताकत बनने से पाकिस्तान के आवाम को क्या फायदा हासिल हुआ? जी, इन्हीं सवालात के जवाब लेते हैं। मुझे आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं एटमी साइंसदान और जिन्हें मोहसिन पाकिस्तान का खिताब दिया गया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, और ये फरमाइएगा कि एटमी ताकत तो हम बन गए, लेकिन क्या रियासत पाकिस्तान महफूज भी है? महफूज भी है, वरना अभी तक आपके ऊपर हमले हो गए होते, हिंदुस्तान आप पर हमला कर देता। जिस तरह आडवाणी ने कहा था 98 में 11 मई को धमाके करने के बाद कि हम कश्मीर आजाद करा लेंगे और आपको सीख कर देंगे और आपको सर झुका के चलना पड़ेगा और तमीज से चलना सीखो और बात करना सीखो, ये सब जो बातें थी वो हकीकत में वो कर दिखाते कि हिंदी की मेंटेलिटी ऐसी है, अगर उसके हाथ में कुव्वत हो तो वो फिर बहुत ही चाहिए क्रूअल हो जाता है, बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है। तो ये होता, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर पावर बन गए तो अल्लाह का शुक्र है कि महफूज हैं आप, उनकी जरूरत नहीं होती कि इसकी कोई हरकत कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एटमी ताकत बनने से हम बैरूनी दुनिया से तो महफूज हो गए, बैरूनी हमलों से, लेकिन अंदरूनी दुश्मन से कितने महफूज हैं? देखिए ये तो प्रॉब्लम है मैनेजमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करें और जो दहशतगर्द या जो गैर कानूनी अनासर हैं उनको ठीक से पकड़े तो हल हो सकता है और हमेशा होता रहा है। पहले भी देखिए नसीरुल्लाह बाबर के जमाने में उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया था। अब ये जो है आजकल जो है ढीले ढाला काम है, हथियार इस कदर फैले हुए हैं, उसको हासिल करने का, उसको छीनने का, उनको कब्जे करने का कोई जरिए नहीं है। हालांकि बड़ा आसान तरीका है, कर्फ्यू लगा के सबको कह दें 15 दिन का नोटिस दें कि अगर ये हथियार 15 दिन के अंदर नहीं किया तो जो पकड़ा जाएगा या तो आप उसको 14 साल की सजा दें और फिर दें बाकायदा फौरी, तो या कहे फांसी की सजा दे दें। तो ये चीजें जब तक आप सख्ती नहीं करेंगे ऐसी चीजों पे, ये चीजें जारी रहेंगी। और लोग समझते हैं कि ये बातों नहीं थी। अब ये देखिए कभी के मुलजिम जो थे वो 15-15 साल से बैठे हुए थे जेलों में, अब कहीं जाके उनको सजाएं हुई हैं। तो वो 15 साल बैठे रहे तो उनका 15 साल बैठने के बाद छुट्टी भी हो जाती, उनको गालिबन इस उम्मीद में बैठे थे तो उनको आजादी मिल जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एटमी असासे पाकिस्तान के कितने महफूज हैं, क्योंकि बहुत सा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के एटमी असासों के मुतालिक किया जा रहा है। अभी हाल ही में ये ISIS या दाइश के बारे में स्टोरी छापी गई है। तो वो बहुत महफूज है। मैं हमेशा कोई जब मुझसे पूछता है तो मैं वो किस्सा सुनाता हूँ। आपको याद हो कि आलिफ लैला की कहानी में था, बड़ा जिन होता था एक बहुत,
और जब वो निकलता था शहजादा, उसको मारने तो पता लगता था कि उसकी जान जो है वो किसी तोते में है, तोता कहीं किसी पता नहीं किस शहर में किसी बादशाह के महल में लटका हुआ है। तो वही हिसाब हमारे यहाँ है कि फौज उसको इसी तरह बैठी हुई है जिस तरह की तोते की जान। तो उनका जो उनकी जो हिफाजत है, जो उनकी सिक्योरिटी है, वो इन वेपन्स की वजह से ही है। और इसी वजह से उनको चाहिए, वो कर रहे हैं बहुत अच्छा इंतजाम। और जहाँ तक मुझे इल्म है, मैं इससे क्लोजली रिलेटेड रहा हूँ, किसी किस्म का खतरा नहीं है, कतई खतरा नहीं है। बहुत ही अच्छा इंतजाम है। जनरल सिलवाई शुरू में और जनरल ताहिर थे बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। उसके बाद जब आए जनरल जुबैर, उन्होंने भी उसको और अच्छा किया, जो भी कमी पेशी थी उसमें बेहतरी लाए। और उसके बाद अब जनरल मगर जमील आए हैं, वो भी मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं और बहुत कॉम्पिटेंट है। उनके साथ जो दूसरे अफसरान हैं, जनरल अलरस्ता और जनरल इफ्तिखार, वो भी बहुत तजुर्बेकार और सीनियर अफसरान हैं। तो ये इसमें कोई खतरा नहीं। लोग जो सिर्फ डराने को और बहकाने को और लोगों के दिलों में वसवसे डालने के लिए ऐसी बातें करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एटमी ताकत तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को कितना फायदा हुआ है इससे? नहीं, इसका तो ये तो मुझे भी दुख है। हमने ये सोचा था कि अपनी पूरी जान की बाजी लगा दी, खून पसीना कर दिया था, 18-20 घंटे काम किया था। तो 6-7 साल में इस मुल्क को जहाँ तक सुई भी नहीं बनती, 68 ईयर्स हो गए बने हुए, वहाँ हमने इसको 7 साल के अंदर एकेडमी कुव्वत बना दिया, बाद में मिसाइल कुव्वत बना दिया। इस वजह से कि बाहर के खतरा से महफूज रहें और पूरी तवज्जो जो है वो तालीम और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हो। इन बदकिस्मती से हमारे पुरान जो है, जो भी आते रहते हैं, उनका अपना एजेंडा होता है, अपने मफाद होते हैं। इन चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं था। आप देखिए, बिजली का बहरान पैदा किया, तमाम इंडस्ट्री तबाह हुई, फैसलाबाद की इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। बिल्कुल मैं इसी पर डॉक्टर साहब मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ कि हम एटमी ताकत तो बन गए हैं, लेकिन अभी तक इस एटमी कुव्वत से हम लोग बिजली नहीं बना पा रहे। हम अभी तक बिजली से महरूम क्यों हैं, एटमी ताकत बन के भी? देखिए, उसके होना, अगर यहाँ आप 6-7 साल के अंदर एटमी कुव्वत बन सकते हैं, इस मुल्क में जहाँ बैलगाड़ी से नहीं बनती, जहाँ साइकिल नहीं बनती, अगर हम बना सकते हैं, तो अगर आप अहल लोगों को दें ये काम, तो काम हो सकता है। अगर आप नए लोगों को काम देते तो किस तरह सकता है? अगर आप रक्षा चलाने वाले को कहेंगे जी इसको F-16 दे दो, क्योंकि उसके अंदर भी स्टीयरिंग होता है और गियर होता है और पेट्रोल होता है और एक्सीलरेटर होता है, ये सोच के तो वो क्या चला लेगा F-16 को? तो अगर अहल लोगों को आप काम नहीं देंगे तो यही होगा, बस बातें बहुत होंगी, बड़े मारेंगे और काम बिल्कुल नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर ज्वाइन करने के लिए। और अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे भारतीय वजीर दिफा के दहशतगर्दी से मुताल्लिक बयान को, और उसके बाद बात करेंगे कि सबीन महमूद का कत्ल अक्ल और दानिश का भी कत्ल किस तरह से था। मेरे साथ रहिएगा ब्रेक के बाद भी। बगल में छुरी मुंह में राम राम, अमन की आशा के दावे करने वाला भारत अफगानिस्तान में अपनी बालादस्ती कायम करने में नाकामी और हाल ही में होने वाले पाक चाइना इक्तिसादी मुआहदों पर मुंह की खाने के बाद अपनी बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवा के अमन अमान खराब करने के लिए सरगर्म हो गया है। और इस मकसद के लिए भारत ने रॉ में एक नया डेस्क भी कायम किया है, जिसे रॉ का चीफ राजेंद्र खन्ना खुद मॉनिटर कर रहा है। इस डेस्क का मकसद पाक चाइना इक्तिसादी मुआहदों को नाकाम बनाना और पाकिस्तान में अहम शख्सियात को कत्ल करवा कर फसाद बर्पा करना है। और इस मकसद के लिए $30 करोड़ की रकम भी रखी गई है। 1971 में सकूत ढाका के बाद रॉ को मिलने वाला ये दूसरा बड़ा टास्क है। पाकिस्तान ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि इंडिया अपने इन मज़मूम मकासद से बाज रहे, वरना ये मामला आलमी सतह पर उठाया जाएगा। पाकिस्तान भारत को रॉ की नापाक सरगर्मियों के सबूत भी फराहम कर चुका है। पहले तो भारत के मुख्तलिफ हल्के इस इल्जाम से इनकार करते रहे, लेकिन उनके अपने घर के भेदी वजीर दिफा मनोहर पारिकर जी ने लंका ढा दी और कह दिया कि भारत दहशतगर्दी
का जवाब दहशतगर्दी से देगा। गोया भारत माता की मत मारी गई और उसने रियासती सतह पे दहशतगर्दी का एतराफ कर लिया। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के वजीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह भी अपने मुतासिब और शिद्दत पसंद वजीर दिफा की हिमायत में बोल उठे। गोया भारत की दहशतगर्दी की हंडिया बीच चौराहे फूट पड़ी है। अब सोचने की बात यह है कि भारत सरकार के लिए मोदी क्या पहले ही कम दर्द सर थे कि अब उनके वजीर दिफा और वजीर दाखिला जैसे शिद्दत पसंद हुकूमती सतह पर बैठे हैं। ये भारत का रवैया तो आपने देख लिया, बगल में छुरी मुंह में राम राम, अम की आशा की बात तो करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक तमाशा है। अब जबकि भारत ने रियासती लेवल पर दहशतगर्दी का एतराफ कर लिया है तो पाकिस्तान को इससे भी मौसर अंदाज में इस मामले को आलमी सतह पे उठाना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाना चाहिए। चाहे भारत ने ये सारी बात किसी भी पैराए में की हो, लेकिन आलमी बरादरी की तवज्जो इस अहम मामले की तरफ दिलवानी चाहिए। वजीर दिफा, वजीर दाखिला कोई छोटी शख्सियात नहीं होती और खास तौर पे मोदी सरकार के नीचे नरेंद्र मोदी, जिनका एक पूरा बैकग्राउंड है टेररिस्ट होने का या एक्सट्रीमिज्म होने का, उनके अंडर उनकी काबीना के 2 वजीर इस तरह की दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हों तो आलमी बरादरी को इसका नोटिस देना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को जागना चाहिए और पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में जगाना चाहिए, पूरी आलमी दुनिया को। अब आ जाइए एक और मामले पर जिस पर मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रही थी और वो था सबीन महमूद के कत्ल का मामला। ये कत्ल पाकिस्तान में अक्लो दानिश का कत्ल भी था क्योंकि वो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वो बड़े बड़े दानिश्वर जिनसे रहनुमाई लेते हैं हमारी कौम का बहुत बड़ा तबका, उन्होंने फौरन इस कत्ल के बाद आओ देखा ना ताओ रियासत पाकिस्तान और मुल्की इदारों पर इल्जामात धर दिए हैं। और इसके बारे में मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन चूंकि आज प्रोग्राम का वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है तो वो वीडियो के हमारी मुल्क की एक बड़ी दानिश्वर साहिबा, उन्होंने किस तरह से इस्लामाबाद में सिविल सोसाइटी के प्रोटेस्ट में मुल्की इदारों पर उंगली उठाई थी और किस तरह से नफरत अंगेज गुफ्तगू की थी, नामुनासिब गुफ्तगू की थी। क्या अब ये वक्त आ नहीं गया, क्या अब वजह बनती नहीं कि इन तमाम दानिश्वरों को पशेमान होना चाहिए?